नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की तरफ से, जो कि भारत का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज वीवीआर मिसाइल होने वाला है। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर या फेवरेबल कंडीशन में 180 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 में डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें अपग्रेडेड गाइडेंस एल्गोरिदम और इंडिजिनस आरएफ सीकर जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मिसाइल की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए पहले से ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि 2026 तक इसे फुल स्केल में इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। रेंज के मामले में मिसाइल चाइना की PL-15 और यूनाइटेड स्टेट की AMRAAM-120D मिसाइल को टक्कर देने वाला है। डीआरडीओ का कहना है कि अस्त्र मार्क 2 की एक्सटेंडेड रेंज के पीछे मेजर रोल इसमें इस्तेमाल होने वाले डुअल पल्स रॉकेट मोटर का है, क्योंकि मिड कोर्स में एनर्जी सेव करता है और टर्मिनल फेज में एक और एक्स्ट्रा बूस्ट को प्रोवाइड करता है, जिस वजह से मिसाइल की रेंज बेहतर होने के साथ साथ किल प्रोबेबिलिटी और नो एस्केप जोन भी बेहतर होता है। आमतौर पर जो सिंगल पल्स मिसाइल होते हैं, जिसमें वर्तमान के ज्यादातर वीवीआर मिसाइल आते हैं, इनका बूस्टर सेक्शन शुरू से 10 से 15 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है और इसी दौरान मिसाइल को जो स्पीड मिला हुआ होता है, मिसाइल बाकी रेंज को भी उसी स्पीड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसे में अगर मिसाइल को ज्यादा हाईजी मैन्यूवर को करना पड़े तो ये बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्पीड को खोने लगता है। लेकिन डुअल पल्स मोटर वाले मिसाइल में टर्मिनल फेज में भी मिसाइल को एक और एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है, जिस वजह से ये दोबारा स्पीड को गेन कर लेता है, जिससे इंटरसेप्ट करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2025 में इस मिसाइल की डेवलपमेंटल ट्रायल को और यूजर ट्रायल को करने की बात कंफर्म किया गया और इसके बाद 2026 तक इसको खास करके इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फ्लीट में पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बरर की तरफ से भारत को दिए गए एक बोल्ड प्रपोजल के बारे में है, जो अभी भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर को लेकर ऑफर किया गया। एम्बर की तरफ से बताया गया कि अगर उनका C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट यानी कि टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में सिलेक्ट किया जाता है, तो वो भारत में एक फाइनल असेंबली लाइन को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट सप्लाई का प्लान नहीं है, बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए भारत को एक एक्सपोर्ट, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग हब बनाने का प्लान है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने पुराने N-32 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर या MTA टेंडर को फ्लोट किया, जिसमें 60 से लेकर 80 तक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इसमें 18 से 13 टन तक की पेलोड कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया जा रहा है। एम्ब्रर के अलावा इसमें लॉकहीड मार्टिन की C-130J सुपर हरकुलेस और एयरबस की A400M एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। एम्ब्रर की तरफ से अपनी C-390 एयरक्राफ्ट को एक कॉस्ट इफेक्टिव, हाई एल्टीट्यूड कैपेबल और रैपिड डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में ऑफर किया जा रहा है। फरवरी 2024 में एम्ब्रर की तरफ से महिंद्रा डिफेंस के साथ भी एक MOU को साइन किया गया था, जिसमें ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर C-390 एयरक्राफ्ट की लोकल प्रोडक्शन करने वाले थे। लेकिन अभी एम्ब्रर की तरफ से इस प्रपोजल को और मजबूत बनाने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर अब वो भारत में ही C-390 की एक कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने वाले हैं, जो कि भारत की डिमांड नहीं बल्कि आगे चल के पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में इस एयरक्राफ्ट की होने वाली डिमांड को कैटर करने वाली है। अगर ये डील होता है तो भारत C-390 एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी बनने वाला है और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में भी आगे चल के इस एयरक्राफ्ट की एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से, और अभी इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग असेसमेंट दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन तक की हाई इंटेंसिटी वॉर को सस्टेन कर सकता है। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने जब रशिया यूक्रेन के वॉर के दौरान आर्म्स की डिमांड का फायदा उठाया, तब उन्होंने अपनी की एमुनेशन को यूक्रेन को सप्लाई कर दिया था, जिससे फाइनेंशियली पाकिस्तान को काफी बड़ा फायदा हुआ था। लेकिन स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने अपने ही वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को वहां पे काफी हद तक डैमेज कर लिया था। अब उनकी मेजर प्लेटफॉर्म जैसे कि M109 हाउजर और BM-21 रॉकेट लॉन्चर के पास एनफ एमुनेशन नहीं बचा है। 2022 के बाद जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, तब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने यूक्रेन को चुपके से आर्म को सप्लाई करना स्टार्ट किया गया था। सिर्फ फरवरी-मार्च 2023 के बीच ही पाकिस्तान की तरफ से 42,000 BM-21 रॉकेट, 60,000 के आसपास हाउजर की सेल और 1,30,000 के आसपास 122 M के रॉकेट को यूक्रेन को एक्सपोर्ट किया गया था, जिसकी टोटल कीमत $364 मिलियन के आसपास की थी, जिसमें से 80% पैसा रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर को गया था।
फिजिकल ईयर 2022 और 23 में ही पाकिस्तान के आम एक्सपोर्ट $415 मिलियन तक पहुंच गया था, जो पिछले साल बस $13 मिलियन था। लेकिन इस एक्सपोर्ट के चक्कर में जब पाकिस्तान ने अपने रिजर्व आर्मो को भी यूक्रेन को सप्लाई कर दिया, तो अभी उनके पास एनफ एमुनिशन का स्टॉक नहीं बचा हुआ है। वैसे भी इनकी हालत काफी खराब रहती है और अब ये और भी खराब होने लगा है। इंटेलिजेंस सोर्सेस ने आईएनएस को बताया था कि रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से जिन SH-15 हाउजर को डिस्प्ले किया गया था, ये SH-15 सिस्टम सिर्फ एक डिसेप्शन ड्रिल के तौर पर शोकेस किए गए थे, लेकिन असल में ये कॉम्बैट रेडी नहीं है। एनालिस्ट का कहना है कि वर्तमान की हालात में पाकिस्तान सिर्फ 96 घंटे यानी कि 4 दिन तक की इंटेंस वॉर को झेल सकता है। ऊपर से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी बिगड़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हाई है, फॉरेक्स रिजर्व भी लो है और उनकी मिलिट्री को भी राशन और फ्यूल शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी कुछ दिन पहले कैंसिल करना पड़ा था। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी ये बात एडमिट किया था कि पाकिस्तान के पास ना तो एमुनेशन है और ना ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है जो भारत के साथ होने वाली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए उनको चाहिए होता है। 2 तारीख को स्पेशल कोर कमांडर मीटिंग के दौरान भी इस इशू को लेकर पाकिस्तान में डिस्कशन किया गया था और बॉर्डर के पास अभी पाकिस्तान की तरफ से एक इमरजेंसी एमुनेशन डिपो को बनाया गया था, लेकिन बिना एमुनेशन के एमुनेशन डिपो कितना इफेक्टिव होने वाला है, इस पर सवाल किया जा सकता है। यानी कि वर्तमान के हालात में अगर पाकिस्तान को बाहर से एमुनेशन सप्लाई नहीं किया जाता, यानी कि कंटिन्यूस सप्लाई नहीं किया जाता, तो भारत के साथ होने वाली किसी भी जंग में पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की सबसे एडवांस BVR मिसाइल को लेकर और अभी हम पाकिस्तानी एयरफोर्स की PL-15 मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी हम इस मिसाइल के बारे में बात करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि PL-15 मिसाइल का रेंज तो 200 किलोमीटर है, कोई बोलता है 300 किलोमीटर और खास करके अभी जितने भी पाकिस्तानी हमारी वीडियो को देखते हैं उनको बिल्कुल ये बात हजम नहीं होता है जब हम PL-15 मिसाइल की रेंज को 145 किलोमीटर क्लेम करते हैं। उनका कहना है कि चाइना की तरफ से उनको PL-15E नहीं बल्कि ओरिजिनल PL-15 मिसाइल को सप्लाई किया गया है, जिसका रेंज 200 किलोमीटर से लेके अनलिमिटेड किलोमीटर तक हो सकता है। और अभी हम इसी मुद्दे को पूरी तरीके से खत्म करने वाले कि इस मिसाइल का एक्चुअल रेंज कितना होने वाला और पाकिस्तान को मिलने वाले PL-15 मिसाइल कितने कैपेबल है। रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से चाइना के साथ किए गए J-10C फाइटर जेट की डील और PL-15 मिसाइल की डील के डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइना से जो PL-15E BVR मिसाइल खरीदे हैं उनका रेंज असली PL-15 मिसाइल से काफी कम है। ये डील चाइना की स्टेट ओन डिफेंस कंपनी कैटे के साथ किया गया था, जिसमें 240 PL-15E मिसाइल को पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है, लेकिन इनका रेंज 145 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से पहले भी क्लेम किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को चाइना की तरफ से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाली फुल कैपेबिलिटी वाली PL-15 मिसाइल को डिलीवर किया गया था, जिसका रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा होता है। लेकिन अभी बात क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल की एक्सपोर्ट वर्जन को डिलीवर किया गया था, जो कि PL-15 का डाउनग्रेडेड वेरिएंट है, ताकि इंटरनेशनल आर्म कंट्रोल लॉ को फॉलो करके इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान को जिन J-10 को सप्लाई किया गया, ये भी चाइनीज J-10C का डाउनग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है और इसको J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन यानी कि J-10C कहा जाता है। लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस पूरे प्रोक्योरमेंट पैकेज के लिए पाकिस्तान ने चाइना से लगभग $1.4 बिलियन का लोन लिया है और इस डील में सिर्फ PL-15E मिसाइल नहीं बल्कि 20 J-10C फाइटर जेट, 10 KWS-10B स्पेयर इंजिन और एक फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और बाकी सर्विस को भी इंक्लूड किया गया और ये सब सेलर क्रेडिट बेसिस पर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि चाइना ने इन सब इक्विपमेंट को खरीदने के लिए खुद पाकिस्तान को लोन दिया है, जिसको फ्यूचर में पाकिस्तान को रीपे करना पड़ने वाला है। और इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से जो 36 J-10C को खरीदने की बात की गई थी, उनमें से चाइना की तरफ से अभी तक बस 20 एयरक्राफ्ट को फाइनेंस करने का फैसला किया गया, जिस वजह से अभी भी बाकी 16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किए जा रहे। अगला अपडेट आर्मी की एक नए प्रोक्योरमेंट प्लान को लेकर है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फ्रेश RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को इशू किया है, जिसके अंदर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी कि LSVs को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको नॉर्दर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाने वाला है। ये RFI डोमेस्टिक और इंटरनेशनल OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर दोनों के लिए ओपन किया जा रहा है और इसका मेन मकसद एक ऐसे लाइटवेट कैटेगरी की एजाइल व्हीकल को खरीदना है जो कि लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया और हॉस्टल टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये व्हीकल स्पेशल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किए जाएंगे, जैसे कि खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास इनको रिकॉनेंस, हिट एंड रन, रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के लिए व्हीकल काफी जरूरी होने वाला है, जहाँ पाकिस्तान और चाइना के साथ टेंशन काफी बढ़ने लगे हैं। इस RFI में आर्मी ने डिटेल ऑपरेशन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया, जिसमें क्लियर फोकस एक लाइटवेट डिजाइन, हाई मोबिलिटी और बेसिक प्रोटेक्शन के ऊपर रखा गया है।
अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें ड्राइवर को मिलाकर टोटल 4 क्रू मेंबर होने चाहिए। इसका लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका हाइट और विड्थ लगभग 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये 7.62 × 51 mm के एमुनेशन को झेलने की क्षमता रखना चाहिए, यानी कि बुलेट प्रूफ होना चाहिए। ये व्हीकल एयर लिफ्टेबल होना चाहिए कि इनको सियाचिन या फिर ईस्टर्न लद्दाख जैसे इनएक्सेसिबल हाई एल्टीट्यूड जोन में क्विकली डिप्लॉय किया जा सके और एयर लिफ्ट किया जा सके और आगे चल के इस व्हीकल को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। कुल मिलाकर ये RFI सिग्नल देता है कि आर्मी हाई मोबिलिटी कॉम्बैट रेडी ग्राउंड प्लेटफॉर्म पर एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहती है, जिनको उन रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा जहां पर हेवी व्हीकल को डिप्लॉय करना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। आज की अगली अपडेट इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज की तरफ से, जहां पर इंडियन आर्मी को नए ईगल-आइस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी होना स्टार्ट हो चुका है। सोर्सेज के मुताबिक आर्मी को कुछ ही हफ्ते पहले ही ईगल-आइस मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया था और अब इन्हें फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जा रहा है, खासकर वेस्टर्न सेक्टर में, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट की खतरा अभी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये मिसाइल इंफ्रारेड बेस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जो कि लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट को या टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके लिए इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से रशिया के साथ 260 करोड़ की डील को साइन किया गया था, जिसमें आर्मी की तरफ से 48 नए लॉन्चर और 90 मिसाइल को खरीदने की बात की गई थी और अभी आने वाले टाइम पर लेजर बीम राइडिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको मेनली आर्मी की तरफ से अपने फ्रंटलाइन इन्फेंट्री यूनिट को इक्विप करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि दुश्मन के ड्रोन्स और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर जैसे खतरों से इन्फेंट्री यूनिट खुद को सेफ रख पाएंगे। एक दिन पहले आर्मी की तरफ से इंडिजिनस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्वायर करने के लिए एक ऑर्डर करने का फैसला किया गया था और ये सभी सिस्टम हमारी आर्मी की यूनिट लेवल एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटी को काफी हद तक इंप्रूव करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।